नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पाकिस्तान क्यों परेशान है। भारत से सीधे युद्ध में उसकी औकात नहीं है। हालांकि छद्म युद्ध वो अपने आतंकियों के द्वारा, हमारे देश के बौद्धिक आतंकियों के द्वारा लड़ी रहा है और उसमें उसको सफलता मिल ही रहा है। फिर ये पगलापन क्यों गोली चला करके 20-22 आदमियों को मार देना और सीधी लड़ाई लेना। लगता है कि पाकिस्तान पर पगलाहट सवार हो गई है। मैं पाकिस्तान को सलाह दूंगा कि तुम्हारा काम ठीक चल रहा है। जो तुमने कुत्ते भारत में छोड़ रखे हैं भौं भौं करने के लिए, वो अपना काम सही कर रहे हैं। तुम बेकार परेशान हो। मित्रों, आज इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। मित्रों, हमारे देश में कई चीजें विचार के योग्य है कि क्यों है। जैसे शराब के बोतल पर लिखा रहता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही आज सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है। लेकिन आपको पता है, बाकायदा शराब का मंत्रालय है। शराब में एक सीनियर लेवल का आईएएस अफसर उसका प्रमुख सचिव होता है, उसका कमिश्नर आईएएस अफसर का होता है, उसका जिला आबकारी अधिकारी पीसीएस अफसर का अधिकारी होते हैं। और रोज शाम को ऊपर से नीचे तक वर्चुअल मीटिंग में उसको बिल्कुल एकदम टाइट किया जाता है कि शराब की इतनी बिक्री कम क्यों, फलाना जिला, हाँ तुम्हारे यहां कम बिक्री हो रही है। अब मुझे हंसी आती है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि शराब पीना नुकसानदायक है और एक तरफ शराब का मंत्रालय है और शराब बेचने की खुलेआम कोशिश हो रही है। और जिस जिला में थोड़ी बहुत बिक्री पिछले बार से कम हो जाती है, उस जिला के आबकारी अधिकारी को हटा दिया जाता है। उसी तरह से हमारे यहां इक्वलिटी का संविधान है कि हर नागरिक भारत का समान है। लेकिन हमने आरक्षण देकर के उनको वर्गीकरण किया हुआ है कि नहीं, तू अलग श्रेणी है, तू अलग श्रेणी है। कई तरह की बात है और इससे नुकसान क्या है आपको बताऊं। अगर मैं आरक्षण पर और शराब पर बात करूंगा तो मेरा मुद्दा हल्का हो जाएगा, क्योंकि मेरा नाम राकेश सिंह परमार है और मैं सामान्य वर्ग का आता हूं, क्षत्रिय जाति है मेरी। तो लोग कहेंगे यही हो, यही है, इसी का प्रयोजन है, हमको सताया था, आज भी चैनल पर बैठकर बकवास कर रहा है। तो मैं दूसरे मुद्दे पर बात कर रहा हूं। इसी संबंध ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला था। मित्रों, हमारे संविधान के पता न कौन से पन्ने पर यह लिखा है कि आपको भौंकने की आजादी है। बोलने की आजादी तो मैंने सुना था कि आर्टिकल 19 में बोलने की आजादी है, भौंकने की भी आजादी है, यह मैं पहली बार सुन रहा हूं। भौंक रहे हैं लोग। दो चार उदाहरण आपको दे देता हूं, आप भी जान जाइए। नहीं तो आप कहेंगे कि राकेश परमार अमूमन तो शालीनता से बात करते हो और ये भौंकना भौंकना जैसा असंसदीय बात क्यों कर रहे हो। दवा है कि मैं जब विश्लेषण करूंगा, आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि यार राकेश तू कम बोल रहा है, इससे बेसी बोलना चाहिए। लेकिन चूंकि सार्वजनिक चैनल है, हम नहीं बोल सकते। मन में तो बोल ही रहे हैं, वही जो आप समझ रहे हैं, उससे भी ज्यादा। मित्रों, हमारे देश में कैसे कैसे लोग हैं और अपने आप को प्रबुद्ध बोलते हैं। बात समझ लीजिए, हम जैसे साधारण लोगों को तो मुंह नहीं लगाते, वो सब बतियाते नहीं है। किसी मंच पर मिल जाते हैं तो कहते हैं यार ये साधारण लोग हैं, उनका वर्ग अलग है। भारत पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति है। भारत सरकार ने कुछ कठोर कदम उठाए हैं, जिसमें वो कदम भी है कि भारत में रह रहे अवैध लोगों को जो पाकिस्तान से आए हैं वो 24 घंटे के अंदर निकले। और उसमें एक अलग तरह का सवाल और बवाल आपने देखा कि पत्नी भारत की है, 20 साल से शादी हुआ है, लेकिन उसने भी अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं लिया है, भारतीय पासपोर्ट पर जी रही है और उसके बच्चे पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं और पाकिस्तानी नागरिक है। वही कई तरह का, मतलब ये एक शादी जिहाद वाला मामला सामने आया, वो एक अलग बात है। और क्या क्या करते होंगे वो एक जांच का विषय है। कुछ वैध कुछ अवैध लोग भी रह रहे हैं। एक आदमी यहाँ आया था घूमने के वीजा पर, उसने यहाँ का नागरिकता में मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट कम है, उसके पास है जो पाकिस्तानी है। मतलब अगर दावे के साथ उस आदमी और हमको, दोनों आदमी को कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जाए तो हमारा जो कोर्ट है वो कहेगी कि परमार को जल्दी पाकिस्तान भेजो, ये तो भारत का नागरिक है, नहीं लग रहा।
क्योंकि मेरे पास भारत के नागरिकता में क्या है, मेरा इलेक्शन कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, यह सब उसके पास भी है। मतलब वो आदमी घूमने के लिए भारत में आया और आके सबसे पहले आधार कार्ड बनवाया। मैं 85 से दिल्ली में रह रहा हूं, राशन कार्ड हमने 2014 में बनाया। अभी मत कहना कि मोदी जी के आने के बाद बनाया। 2014 से पहले राशन कार्ड मेरे पास नहीं था। राशन कार्ड का आज भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं राशन लेने के इंटाइटल नहीं हूं, लेकिन राशन कार्ड एक आईडी प्रूफ होता है, वो 2014 में बना। आधार कार्ड जब सब लोग बनवा के थक गए तब मैंने बनाया। वो भी एक जगह जरूरत पड़ गई, बैंक वाले बोले कि आधार कार्ड चाहिए, तब मैंने बनाया बाद में। इलेक्शन कार्ड मेरा बलिया का है, वो मैं कंटिन्यू इस्तेमाल करता हूं, वोट देने जाता हूं। अब आप हमारे देश के संविधान के उस पन्ने को देखिए कि बाहर का आदमी आया, क्या डॉक्यूमेंट दिया होगा कि उसका आधार कार्ड बन गया, पैन कार्ड बन गया, राशन कार्ड बन गया, इलेक्शन कार्ड बन गया, और वो बोला कि मैं 2 बार वोट भी दे आया। वोट देने वाला पार्टी का भी नाम रखा। संविधान में इस पन्ने को फाड़ना चाहिए कि नहीं? क्योंकि मैं नाम सुधार के लिए एक एप्लीकेशन लगाया था, तो अखबार में निकलवाओ तो ये निकलवाओ तो एफिडेविट बनाओ, पता नहीं इतना मांग दिया कि मैं दुखी रह गया। मेरे अपने विषय में जैसे मैं राकेश सिंह हूं। अब राकेश सिंह परमार लिखा, वो एक अलग कहानी है। तो हमने बोला जब परमार साहब बन गए तो वो आधार कार्ड से परमार लगा देते हैं। बोला नहीं, परमार नहीं लगा सकते आप, उसके लिए ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट। दुखी हो गया मैं। लेकिन वो जो पाकिस्तान से आया था उसके पास कौन सी डॉक्यूमेंट थी, वो बना लिया। मित्रों, जो चिंता का विषय है वो अब आता हूं। चिंता यह है कि भारत के कुछ महानुभावों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है कि यह अमानवीय है, भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को इतनी जल्दी न भगाया जाए, यही रहने दिया जाए। और उससे भी मजे की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को एंटरटेन किया, अब उस पर सुनवाई होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कानून से अलग काम करता है। वो जरूर कानून के किसी भाग में किसी पन्ने पर लिखा होगा, तो कानून के उस भाग को फाड़ के फेंकना चाहिए कि नहीं, कि जो पाकिस्तान हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है उसके नागरिकों को हम अपने छाती को बैठाए रखें, और कोर्ट उसको एंटरटेन कर रहा है। अब पता न कहा दे कि ना जी हटाओ मैं, तो सरकार की आंख बन जाएगी। सरकार का हाथ बांधने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग गए, उसमें मुशर्रफ नहीं गए, उसमें मुनीर नहीं गए, उसमें नवाज का परिवार नहीं गया, उसमें वो घोषित आतंकवादी जहीर वगैरह नहीं गए। भारत के महानुभाव गए हैं यह कहने के लिए कि पाकिस्तानियों को मत हटाइए। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब सुन रहे हैं वो मुनीर नहीं बैठे हैं, जहीर नहीं बैठा है, हमारे जज बैठे हुए हैं, इस देश के पैसा पर पलने वाले, पैसे के इस देश से कोष से तनख्वाह लेने वाले। मित्रों, इतनी खोखलापन अगर हमारे देश में होगा तो ये कब तक देश टिकेगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हालांकि अंदर से तो खोखला ही हो गया है। मुझे डर है कि कहीं बाहर के आक्रमण से पहले हम अंदर के आक्रमण से ना टूट जाए। हालांकि उसमें एक अंतिम किल जाति आधारित जनगणना का मोदी जी ने खेल ही दिया, ठोक ही दिया है। अभी ताबूत में अंतिम किल साबित न हो जाए। मैं दुआ करता हूं कि ऐसा ना हो, मेरी वाणी गलत हो, मेरी उम्मीद बिल्कुल धराशायी हो जाए, मुझे बड़ी खुशी होगी। प्रयास तो हो ही गया, क्योंकि धर्म में बांट दिया गया है। आज अगर पाकिस्तान वाले धर्म पूछ के मार रहे हैं तो इसलिए मार रहे हैं ताकि उनको पता है कि यहाँ पर धार्मिक रूप से लड़ाई एकदम चरम पर है। अब जाति में बांट देंगे तो क्षत्रिय मरेगा तो ब्राह्मण हंसेगा, ब्राह्मण मरेगा तो बनिया हंसेगा, बनिया मरेगा तो यादव हंसेगा, कहेगा कि हमारा मामला नहीं है। जो अब तक भाई भाई थे, हर आदमी एक दूसरे के खुशी में खुश होता था, दुखी में दुख होता था। तो संविधान के इस पन्ने को फाड़ने की जरूरत है कि नहीं? अगर इतना सब हमारे देश में विभेद है तो पाकिस्तान को क्या जरूरत है हमारे देश उलझने की और बर्बाद होने की? इस देश में बहुत है जो बर्बाद करने के लिए काफी है। गाना है ना कि हर साख को उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो ये हर साख को उल्लू बैठा है और हमारे देश को खोखला कर रहा है। एक बात और बता दूं, उससे जीता जाता उदाहरण, ये पाकिस्तान से लड़ाई वड़ाई के पहले का एक वीडियो था। आजकल यूट्यूबर लोग हैं, हर जगह चैनल के रूप में चले जाते हैं। हमारे कालिंदी कुंज के बगल में रिहानियाओं का एक पूरा लंबा चौड़ा बस्ती है जिसको यहाँ का विधायक का संरक्षण है। वो जब समाचार वाला गया तो वो बोला कि हाँ रे मैं बांग्लादेशी हूँ, बोला किसको बोला
तेरे पुलिस के औकात है कुछ करते, बोला सरकार के औकात है, बोला मोदी को, बोला पूरे चौड़े में बोल रहा था। तो मैंने समझा कि यार पीस का मामला है। फिर वो उसके बाद टीवी में आया कि पुलिस वाले हर घर जा करके लिख रहे हैं, लेकिन वो यूट्यूबर भी बड़ा तेज था। अभी कल वो गया उसी के पास, तो बोला क्या हो गया, पुलिस वाला आए तो थे। अब उसके बाद वो लोग कहो मैं नहीं कहूंगा, अच्छा नहीं रहेगा। अभी चौड़े में है और कर बोला जिसको तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे को हटा सक। वो कह रहा है कि मैं अवैध रूप से इस देश में आया हूं, भारत की राजधानी में रह रहा हूं, यहां से 12 किलोमीटर प्रधानमंत्री का घर है, जहां वो रह रहे हैं वहां से 12 किलोमीटर दूर पर प्रधानमंत्री रहते हैं मात्र। और चौड़े में कह रहा है कि हाँ रे, हालांकि उसी तरह का एक उसके भाई थोड़ा सा दिल्ली के सटे यूपी के हिस्से में कह दिया था कि हटा के दिखा लो। 3 बजे रात में योगी की बुलडोजर आई और तहस नहस करके चली गई। अब वो बोल इसलिए पा रहा है कि योगी जी के सीमा से थोड़ा हट करके दिल्ली के सीमा में रह रहा है, नहीं तो ये वीडियो अगर यूपी वाले सीमा में रहती अब तक तो उसके ऊपर बुलडोजर चढ़ गया होता। तो संविधान के इस पन्ने को फाड़ने की जरूरत है कि नहीं, कि बाहर के एक आदमी हमारे छाती पर रगड़ करके राजधानी में रह रहा है, कह रहा बुला जिसको बुलाने मैं अवैध रूप से आया हूं। और एक तो घोषित अवैध घुसपैठिया है जो नेपाल के रास्ते से आई है, सीमा हैदर। हमारे एक भाई हैं वकील सुप्रीम कोर्ट के, और जाकर के लड़ रहे हैं कि नहीं अब वो भारत के नागरिक कहां से उड़ गया, पहले उसको जुतिया मारो, साले को जेल में बंद करो। वो आदमी अवैध तरीके से आई है, प्यार में पागल होकर के, तो प्यार में जेल भेज करके शादी करोगे। यह सब साजिश कितनी गहरी है सोचिए। और इतनी गहरी साजिश में भी अगर देश के घोषित राजनीतिक दल के लोग आग में घी का डाल काम करें तो फिर कैसे रहा जाए। वीडियो बंद करने से पहले एक बात बता देता हूं, ब्लंडर मिस्टेक। मित्रों, आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कांग्रेस कार्य समिति कांग्रेस की सबसे मजबूत बॉडी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी उसके मेंबर हैं। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मोदी से पिछला पहलगाम के जो बदला में एयर स्ट्राइक हुआ था उसका सबूत मांगे। इस विषम परिस्थिति में भारत पाक युद्ध छिड़ गई है करीब करीब, कभी भी दोनों तरफ से तोपें गरज सकती हैं। तो यह संविधान के जिस पन्ने में लिखा होगा कि भारत के रक्षा मंत्रालय मतलब मिलिट्री पर संदेह किया जाए, उस पन्ने को फाड़ना है कि नहीं, या वैसे लोगों को भौंकने की आजादी दी जाए, या जो मुझे संदेह लगता है वह यह कि लगता है कि नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार के तीनों फैमिलियों का नस पकड़ लिया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो जमानत भाई हैं, उनके जीजा जी भी जमानते पर होने वाले हैं, उन पर भी जमीन घोटाले का मामला लटका पड़ा है। और जब जब मोदी नस दबाते हैं तब तक ये बिलबिलाते हैं और बिलबिला करके बोलते कि जल्दी से ऐसा कुछ अनाप शनाप बोल ताकि मोदी का तारीफ हो और तेरी शिकायत हो। तो कभी किसी से बुलवाते हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि चन्नी मुख्यमंत्री रहा है और इतनी पगलटी थोड़े करेगा। टीवी उसके पास भी है, समाचार के स्रोत उसके पास भी है। जब मुझ जैसा साधारण आदमी के छोटे से पीछे देख रहे नहीं, पुरानी अंग्रेजी जमाने की टीवी, इस टीवी में अगर ये आ जाता है कि भाई टांगे कांप रही थी, स्थिति खराब थी, सेनाएं खड़ी थी और हमारा हालत खराब था और वहां से एयर स्ट्राइक हो रहा था, निर्दोष मारे जा रहे थे, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हो रहा है, चन्नी को इस बात की जानकारी नहीं होगी। और चन्नी को जब इस बात की जानकारी नहीं है तो वो क्यों बेवकूफी कर रहा है। तो सवाल यह है कि लगता है कि जानकारी तो उसको भी है, लेकिन मोदी नस दबाते हैं तो फिर कांग्रेसी बिलबिलाते हैं। शायद यही होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या है आप जरूर बताइएगा। वीडियो बंद करने से पहले बस एक ही बात कहूंगा कि मैं यह दावा तो नहीं कर सकता कि संविधान का पूरा पन्ना मैं पढ़ लिया हूं, लेकिन अगर किसी भी पन्ने में इस तरह के लोगों को भौंकने की इजाजत है तो उस पन्ने को फाड़ देने की जरूरत है, क्योंकि वह देश को खोखला कर रहा है। और कोई भी देश अपने ही देश के विरुद्ध बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं करता, फिर हमारा देश क्यों करता है। इस पर विचार जरूर हो, और अगर आपको लगे कि ये विचार सही है तो आप अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें।
दुखों की साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है, और समस्या को समाधान मिलता है तो वो खत्म होता है। मेरे एक दिन बोल जाने से सारी समस्या खत्म नहीं हो जाएंगी, लेकिन एक दिन जरूर खत्म होगी। इन्हीं भरोसा मैं राकेश कुमार आप सबको सारा करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता।